मार्च 2005 में मेरठ में 18 साल की एक लड़की को मिस मेरठ के ताज से नवाजा गया था। उस समय उसने स्टेज पर कहा था कि वो यहाँ पर अपनी माँ की वजह से है। मॉडलिंग में अपना नाम कमाने की चाहत के लिए वो लड़की रातों रात पूरे जिले ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी में छा गई। इसके 3 साल बाद मेरठ में एक ऐसी घटना हुई जिसने वेस्ट यूपी समेत पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। इस केस का खुलासा तो और भी चौंकाने वाला था। किसी को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल पहले जिस लड़की को मिस मेरठ के ताज से नवाजा गया था उसने ही अपने माता पिता की जान ली। लेकिन क्यों? क्या वजह थी उन्हें मारने की? और इस वारदात में कौन कौन शामिल था? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र में स्थित प्रेम प्रयाग कॉलोनी से, जहां प्रियंका नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। प्रियंका की मां का नाम संतोष था जबकि पिता का नाम प्रेम वीर सिंह, जो प्रियंका और अपने बेटे गौरव में कोई फर्क नहीं करते थे। जिस तरह उन्होंने गौरव को अच्छी एजुकेशन दिलवाई, ठीक उसी तरह उन्होंने प्रियंका को भी अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की। आपको बता दें, प्रियंका ने अपनी स्कूलिंग मेरठ की जेपी एकेडमी से की थी, पर उसे बचपन से ही मॉडलिंग करना काफी पसंद था। वो रोज नए नए कपड़े पहनती और फिर घर के अंदर ही वॉक करती थी। प्रियंका ने ठान लिया था कि वो एक मॉडल ही बनेगी और उसके सपने के बारे में प्रियंका के पेरेंट्स भी अच्छे से जानते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को मना नहीं किया बल्कि उसे खुलकर सपोर्ट किया, जिसके चलते प्रियंका ने साल 2002 में इंडियन स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और फिर मॉडलिंग में लक आजमाने के बारे में सोचा। इस दौरान साल 2005 में प्रियंका ने मिस मेरठ के कंपटीशन में हिस्सा ले लिया और उसकी वॉक से जजेस इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने प्रियंका को ही मिस मेरठ के ताज से नवाज दिया। कंपटीशन में जीत हासिल करने के बाद तो मानो प्रियंका की जिंदगी ही बदल गई। उसके बारे में अखबारों में छापा गया और घर में बधाई देने वाले लोगों की भीड़ लग गई। अपनी बेटी की कामयाबी को देखकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और प्रियंका से पूछते हैं कि वो अब मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती है या फिर उसको कुछ और करना है। तब प्रियंका इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करने के बारे में कहती है, जिसके लिए उसे साउथ दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेना था। अब पेरेंट्स तो शुरू से ही सपोर्टिव थे, इसलिए वो प्रियंका को दिल्ली जाने की इजाजत दे देते हैं और वो साल 2006 में यहाँ आकर एक गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। इसके बाद प्रियंका हॉस्टल में अपना रूम देखने के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अंजू से होती है, जो उत्तर प्रदेश के ही जिला अमरोहा की रहने वाली थी। उसके पापा बैंक में अच्छी पोस्ट पर थे। अंजू और प्रियंका को एक ही रूम मिला, इसलिए दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं करती और क्लास में भी शांत रहती। ना तो अंजू प्रियंका के बारे में कुछ जानती थी और ना ही प्रियंका अंजू के बारे में कुछ पूछने की कोशिश करती है। दोनों साथ में रहती जरूर थी, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थी। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और एक दिन प्रियंका को मार्केट से हॉस्टल के रूम में आने में देर हो जाती है। अंजू काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो जब रात के 8 बजे तक भी वापस नहीं आती तो वो वार्डन से उसका नंबर लेकर उसे फोन करती है, लेकिन प्रियंका एक भी कॉल का जवाब नहीं देती, जिस वजह से अंजू को फिक्र होने लगती है, क्योंकि भले ही ये दोनों दोस्त ना हो, लेकिन एक कमरे में रहने की वजह से अंजू को प्रियंका से अटैचमेंट हो गया था। इसलिए जैसे ही वो वापस आती है तो अंजू उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ पे थी? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? एक तरफ जहाँ अंजू प्रियंका पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी तो वहीं प्रियंका को ये सब अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस शहर में उसका कोई भी रिश्तेदार या फिर जानने वाला नहीं था जो उसकी इतनी फिक्र कर सके। इसलिए वो अंजू से लेट आने के लिए माफी मांगती है और बस यहीं से दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। और कुछ दिन बाद अचानक अंजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर प्रियंका उसका पूरा ख्याल रखती है। वो अंजू के कपड़े बदलने से लेकर उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती है, साथ ही उसका काम भी खुद ही पूरा करती है, जिस वजह से अंजू उसकी और करीब आ जाती है और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये अपने अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। जिसके बाद अंजू और प्रियंका में अफेयर शुरू हो जाता है, जहाँ कुछ वक्त पहले तक ये एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। वहीं अब अंजू प्रियंका एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती, चाहे खाना साथ में खाना हो या क्लासरूम में साथ बैठना हो या फिर कहीं बाहर घूमने जाना हो। प्रियंका और अंजू हमेशा साथ ही साथ दिखाई देती थी और मौका मिलता तो कभी कभी एक दूसरे के साथ सो भी जाया करती। इन दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं, पर वो इस बात पर ध्यान दिए बिना साथ में मजे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अंजू प्रियंका से कहती है कि हम दोनों की शादी तो कभी भी नहीं हो सकती,
क्योंकि सोसाइटी और फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए हमें अलग होना पड़ेगा। ये सुनकर अंजू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो प्रियंका से कहती है कि मैं तुम्हें अपने भाई का नंबर देती हूँ, तुम उससे बात करो और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। अंजू के कहने पर प्रियंका अंजू के भाई अजेंद्र से फोन पर बातचीत करनी शुरू कर देती है और इस तरह उसे अपनी बातों में फंसाती है कि अजेंद्र प्रियंका पर अपना दिल हार बैठता है। वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, लेकिन जब भी वो प्रियंका से मिलने के लिए कहता है तो वो बहाना बनाकर बात को टाल देती है और एक दिन अंजू के कहने पर वो अजेंद्र से बात करना बंद कर देती है। वो उसे बार बार फोन करता है, लेकिन प्रियंका ना तो उसका कॉल उठाती है और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई करती है, जिस वजह से अजेंद्र काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सच में प्रियंका से प्यार करने लगा था। इसलिए 1-2 दिन बाद वो फिर से उसका नंबर ट्राई करता है और इस बार प्रियंका फोन उठा लेती है। अजेंद्र जब उससे यूं अचानक बात ना करने की वजह पूछता है, तब प्रियंका जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर तुम मुझे भूल जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बस टाइम पास के लिए बात करते हो। ये सुनकर अजेंद्र अपने प्यार का यकीन दिलाता है और कहता है कि वो प्रियंका के लिए कुछ भी कर सकता है। तब प्रियंका उसे कोर्ट मैरिज करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो रेडी हो जाता है। इसके बाद अजेंद्र और प्रियंका की कोर्ट मैरिज हो जाती है। दरअसल अंजू ने यह सब इसलिए करवाया था ताकि ये दोनों अमरोहा में साथ रह सके, क्योंकि अजेंद्र तो काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। ऐसे में सिर्फ अंजू के पेरेंट्स ही घर में रहते थे, जिनका अंजू और प्रियंका पर डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो अपने भाई प्रियंका की कोर्ट मैरिज करा देती है। लेकिन इस रिश्ते को लेकर ना तो प्रियंका की फैमिली खुश थी और ना ही अंजू का परिवार। यहाँ तक कि प्रियंका के पेरेंट्स तो उसे अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर देते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रियंका के भाई गौरव के नाम कर देते हैं, जबकि अंजू का परिवार भी प्रियंका को अपने घर में रखने के लिए रेडी नहीं होता। हालांकि अजेंद्र उन्हें काफी समझाता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते, जिस वजह से अंजू प्रियंका को लेकर दोबारा दिल्ली आ जाती है, जबकि अजेंद्र अपने काम पर लौट आता है। इस दौरान एक दिन प्रियंका को पता चलता है कि उसके पापा ने सारी प्रॉपर्टी उसके भाई के नाम कर दी है। ये जानने के बाद वो गुस्से में तिलमिला उठती है, पर अंजू उसे शांत करा देती है। कुछ टाइम तो ठीक ठाक गुजरता है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के पास पैसे खत्म होने लगते हैं और जब फीस के लिए पैसे नहीं बचते तो ये दिल्ली छोड़कर मेरठ के टीपी नगर में आ जाती है और यहाँ पर किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगती है। अपने हालातों को सुधारने के लिए प्रियंका अब अपने पापा के पास जाने का फैसला करती है ताकि उनसे प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मांग सके, पर अंजू उसे जाने से रोकती है और याद दिलाते हुए कहती है कि प्रियंका के पापा ने उसका हक भी भाई को दे दिया है, इसलिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन प्रियंका किसी भी कीमत पर आज अपने पेरेंट्स से बात करना चाहती थी, इसलिए वो अंजू को लेकर 10 नवंबर साल 2008 की रात करीब 7 बजे के आसपास मेडिकल थाना क्षेत्र में स्थित प्रेम प्रयाग कॉलोनी में पहुंच जाती है और घर के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही नॉक करती है, तब प्रियंका की मां संतोष गेट खोलती है, जो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी खुश हो जाती है। वो प्रियंका और अंजू को अंदर ले जाती है और उन्हें पानी वगैरह भी पिलाती है। तब प्रियंका अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ये सुनकर संतोष प्रियंका से कहती है कि उसके पापा ने उसे एक फूटी कौड़ी देने से भी मना कर दिया और वो अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए अगर प्रियंका यहाँ सिर्फ पैसों के लिए या प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आई है तो फौरन ही यहाँ से चली जाए। इस पर प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के साथ बदतमीजी पर उतर आती है। ये देखकर संतोष भी चुप नहीं रहती और प्रियंका से कह देती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं कि तुम एक नालायक औलाद हो जिसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जब संतोष बार बार यही बात कहती है तो प्रियंका का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो गुस्से पर काबू रखते हुए अपनी माँ को मुंह बंद करने के लिए कहती है, पर वो चुप नहीं होती और बार बार प्रियंका को नालायक औलाद कहती है, जिसके चलते प्रियंका अपना आपा खो देती है और पास में रखे कपड़े को संतोष के मुंह में ठूस देती है ताकि वो कुछ ना बोल पाए। इसके बाद अंजू संतोष के हाथ पकड़ती है, जबकि प्रियंका अपनी ही माँ का एक दुपट्टे से गला दबाने लगती है। हालांकि संतोष अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो अंजू और प्रियंका के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इस दौरान प्रियंका के पापा भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो संतोष की हालत देखकर फौरन भागने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को हेल्प के लिए बुला सकें, पर प्रियंका और अंजू उन्हें ये मौका नहीं देती। वो प्रेमवीर सिंह को पकड़ लेती हैं और उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती हैं। इस बीच प्रेमवीर सिंह प्रियंका को मारने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादा उम्र होने की वजह से वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और अंजू और प्रियंका उनके जिस्म पर धारदार हथियार से एक के बाद एक वार करती हैं। साथ ही कोई भारी सामान उठाकर उनके सर पे मारती है, जिसके चलते प्रेमवीर सिंह की भी जान चली जाती है।
इसके बाद अंजू और प्रियंका अलमारियों को चेक करती है। अब क्योंकि प्रियंका तो बचपन से ही इसी घर में रही थी, तो उसे अच्छे से मालूम था कि कैश और ज्वेलरी वगैरह कहाँ रखी जाती है। अलमारी को खोल के देखने पर उसे पैसे और ज्वेलरी मिल जाती है, जिन्हें ये दोनों जल्दी से समेट कर अपने साथ ले जाती हैं। जबकि संतोष और प्रेमवीर की बॉडी ऐसे ही घर पे पड़ी रहती है, जिनके बारे में तब पता चलता है जब 11 नवंबर को संतोष की छोटी बहन मंजू लता अपनी बड़ी बहन संतोष को बार बार फोन करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता, ना तो प्रेमवीर और ना ही संतोष। हालांकि शुरुआत में मंजू को लगता है कि शायद दीदी किसी काम में बिजी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही है। ये सोचकर वो अपने मन को तसल्ली दे देती है। लेकिन जब काफी देर बीतने के बाद भी संतोष का कॉल बैक नहीं आता, तो मंजू लता फिर से उन्हें फोन करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो अपने जीजा यानी प्रेमवीर को कॉल करती है ताकि उनसे संतोष के बारे में जान सके, पर वो भी फोन नहीं उठाते। ये देखकर मंजू लता को फिक्र होने लगती है, इसलिए वो अब गौरव के पास फोन करती है और उससे कहती है कि वो सुबह से संतोष और प्रेमवीर का नंबर ट्राई कर रही है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। ये सुनकर गौरव मंजू लता को समझाते हुए कहता है कि वो परेशान ना हो, थोड़ी देर बाद संतोष खुद ही उन्हें फोन कर लेगी। पर मंजू लता को सुकून नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी बहन के घर पहुंच जाती है और देखती है कि गेट का ताला लगा हुआ है और घर के अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है। यह देखकर वो आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने संतोष और प्रेमवीर को कहीं जाते हुए देखा है। इस पर वो ना में जवाब देते हुए कहते हैं कि रात को तो दोनों यही थे और कुछ लोगों की तो प्रेमवीर से बात भी हुई थी। ये सुनकर मंजू लता को कुछ डाउट सा होता है और वो बाहर लगी खिड़की के जरिए जब अंदर झांकने की कोशिश करती है तो उन्हें संतोष की बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर मंजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चीख चीख कर फौरन ही लोगों को यहाँ आने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी मिलकर दरवाजे को तोड़ते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो सामने संतोष की बॉडी दिखाई देती है, जबकि दूसरे कमरे में प्रेमवीर सिंह भी बदहवास हालत में पड़े हुए थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन पर किसी ने बेरहमी से वार किया है। साथ ही घर की हालत भी लूटपाट की स्थिति को साफ बयां कर रही थी, यानी कि घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ पर लूटपाट के इरादे से घुसने की कोशिश की थी। और जब संतोष और प्रेमवीर सिंह ने उसे रोकना चाहा तो चारों ने उन्हें जान से मार दिया। शुरुआत में तो सभी को यही लग रहा था, इसलिए अब मंजू लता फौरन पुलिस को फोन कर उन्हें इस बारे में बता देती है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पे आ जाती है और बॉडीज को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही घर की अच्छे से छानबीन करने लगती है। तब उनकी नजर घर में बंधे कुत्ते की हरकतों पर पड़ती है, जो इतना सब होने के बावजूद भी शांत बैठा हुआ था। बस कुत्ते को देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि इस केस में किसी अपने का हाथ शामिल है, जिसे कुत्ता अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने भौंकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछती है कि क्या रात में उन्होंने प्रेमवीर सिंह के कुत्ते की आवाज सुनी थी। इस पर सभी ना में जवाब देते हैं और पुलिस को यह बात कंफर्म हो जाती है कि प्रेमवीर और संतोष को मारने के पीछे कोई अपना है। अब पुलिस गौरव को फोन करके उसके पेरेंट्स के बारे में बता देती है, जो खबर मिलते ही फौरन यहाँ पे आ जाता है, जबकि प्रियंका का कुछ अता पता नहीं चलता। पुलिस लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसे जो हुआ वो बता सके, लेकिन 11 से 12 और फिर 13 नवंबर का दिन भी आ जाता है, पर प्रियंका से बात नहीं हो पाती। ये देखकर पुलिस प्रियंका की सीडीआर और लोकेशन निकलवाने का फैसला करती है, जिससे पता चल सके कि वो कहाँ पे है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद लोकेशन के जरिए पता चलता है कि जिस रात ये घटना हुई तब प्रियंका घर के आसपास ही थी और फिलहाल वो मेरठ में ही है। पुलिस अब प्रियंका की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और आखिरकार उसके घर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अंजू और प्रियंका को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं, जिसके बाद इन्हें कोर्ट की तरफ से 2015 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बोला, आपको क्या लगता है अंजू और प्रियंका के लिए सजा काफी थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।